आदाब नाजरीन, प्रोग्राम फेस टू फेस के और एक शुमारे में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं शायर शाद और मेरे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी हैं DIG साउथ कश्मीर मिस्टर विजय कुमार। प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम है। थैंक यू विजय जी, आज के इस प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं। आपकी इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और आप इस मुकाम तक किस तरह से पहुँचे? इब्तिदाई तालीम कहाँ से आपने शुरू की? जैसा मैं पहले बता दूँ, मैं बिहार राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, उसके एक विलेज पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। राइट। तो बचपन में हमारे स्कूल में गांव में स्कूल बहुत कम होता था। बिल्कुल। तो अपने गांव से लगभग जो 7 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डेली पैदल जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए। और जिला स्कूल सहरसा से 12th किए, उसके बाद दिल्ली आ गए। DU से फिर BA किए और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU से MA किए। उसके बाद 97 में सिविल सर्विस में IPS मिला मुझे। बिल्कुल। तो क्या लगता था आपको, आपके वालिद साहब को क्या लगता था कि एक दिन मेरे जो लड़के हैं वो इस तरह से एक IPS, इतना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम पास करेंगे और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचेंगे? तो कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा पहले आपको? इसमें मानसिक तौर पर भी, मेंटल और फिनेंशियल दोनों तौर पर गार्जियन को सफ़र करना पड़ता है। गार्जियन को होप नहीं रहता है, लेकिन मुझे बचपन से विश्वास था कि मैं ज़रूर कम्पीट करूँगा। और मैं 12th करने के बाद भी फोकस स्टडी शुरू कर दिया और ख़ास के जनरल स्टडी पर बहुत ध्यान देते थे 12th के बाद ही। और BA करते करते एक ऑप्शनल मेरा सोशलॉजी था, उसको कंप्लीट कर लिए थे। और MA के टाइम में सेकेंड ऑप्शनल तैयारी कर लिए थे और उसके बाद फिर सिविल सर्विस में आए। दिक्कत तो होती है, ख़ास के बिहार से गांव से आके दिल्ली में रहना, रेंट पर रूम लेकर रहना, खुद खाना बना के खाना और तैयारी करना, और दोनों ढंग से परेशानी रहता है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। बात दरअसल यहाँ पे आप पहुँचती है कि एक आम इंसान की हैसियत से आपने पहले ज़िंदगी शुरुआत की। किसी जगह ये उम्मीद नहीं थी या बड़े स्कूल में आपने नहीं पढ़ा था, बस सिर्फ एक जिस तरह आम गाँव में स्कूल होता था वहाँ पर आपका एडमिशन हुआ और आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जब आप दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली पहुँचने के बाद किस तरह से आपने वहाँ पर शुरुआत अपनी ज़िंदगी की? सही बात है, बचपन में 12th तक मेरी पढ़ाई गांव में ही हुई, रूरल बैकग्राउंड एरिया में। जब DU आया तो वहाँ एडमिशन हो गया, तो वहाँ पर बिहार के काफ़ी स्टूडेंट थे। तो हम लोग एक प्राइवेट घर हायर किए, उसमें 5-6 स्टूडेंट रहते थे और जॉइंटली शेयर रूम करते थे और कुकिंग भी खुद करते थे, खुद बना के हम लोग पढ़ाई किए। दिक्कत होती थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा माहौल आप देखेंगे कि लड़के टीम वर्क के रूप में पढ़ाई करते हैं, जॉइंटली प्रिपरेशन करते हैं। एक स्टूडेंट एक पेपर में टॉपिक्स तैयारी कर लेते हैं, दूसरा कर लेता है। इस ढंग से क्या होता है कि जॉइंटली प्रिपरेशन से काम आसान हो जाता है। दरअसल बात यहाँ पे आप पहुँचती है कि एक छोटे गांव से अगर इंसान शुरू करे और मेहनत करे, लगन और दिल ईमानदारी से काम करे, तो एक ना एक दिन अच्छे मुकाम तक इंसान पहुँच सकता है। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस वक्त सिविल सर्विसेज में या पुलिस महकमे में जाना चाहते हैं? तो मतलब उम्मीद ही नहीं है। लोग अगर कश्मीर में भी, आपकी पोस्टिंग काफ़ी सालों से आप कश्मीर में हो, पिछले 15 साल से। पिछले 15 साल से सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई थी? मेरा सबसे पहले पोस्टिंग हुआ था SDPO गांधरबल। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा हुआ था SP ऑपरेशन पुलवामा, फिर SP अवंतीपुर, SP कुलगांव, SP ले, SSP कुपवाड़ा, फिर DIG ट्रैफिक कश्मीर और ये DIG साउथ कश्मीर रेंज अनंतनाग। बिल्कुल। जब आपकी पहली पोस्टिंग थी, अपने बारे में, उस पोस्टिंग के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइएगा। सबसे मैं बताऊंगा कि जब हैदराबाद से ट्रेनिंग करके हम आए तो सीधे भेज दिया गया कुपवाड़ा में, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो 6 मंथ होता है। बिल्कुल। और उस टाइम मिलिटेंसी 98-99 में काफ़ी पीक पे था, मूवमेंट कम होता था। फिर भी ऐसे सोचो हम बहुत बाहर निकलते थे, उस टाइम प्रॉब्लम काफ़ी था। बिल्कुल। पुलिसिंग से तहत लोग पुलिस से डरते थे, अखबारी से डरते थे, आर्मी से डरते थे, थाना बहुत कम लोग आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम में लोग यंग थे, ट्रेनिंग के टाइम में थे, जैसे सोचो लोग भी खुद जाते थे और जो कंप्लेन होता था उसको ट्राई करते थे कि मैक्सिमम तौर पर सॉल्व करें। इस तरह हम कभी कभी ऐसा होता था कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिम से टकराना पड़ता था। बिल्कुल। तो टफ था, लेकिन धीरे धीरे लोग आप सीख जाते हैं, फील्ड में रहने के बाद सीख जाता था। तो जिस वक्त आपकी सबसे पहली पोस्टिंग हुई, आपने हाल ही में एक अपने गांव में या अपने घर में आपने जब IPS क्वालिफाई किया तो काफ़ी उम्मीदें जुड़ी थी लोगों की आपके साथ, आपके वालिद साहब की या आपके घर वालों की। तो जब आपकी पहली पोस्टिंग डिस्टर्ब एरिया में हुई पहली, तो उस वक्त क्या रिएक्शन था घर वालों का?
नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं, क्योंकि IAS IPS ऑल इंडिया सर्विस है, तो कहीं भी जाना पड़ सकता है कि जो भी स्टेट मिलेगा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। घरों जब हम लोग ट्रेनिंग में हैदराबाद में थे, उसी टाइम चल गया कि JNK मिलेगा। बिल्कुल। तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे और काफ़ी न्यूज़पेपर और टीवी देखते थे, तो उस ढंग से कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग मेंटली बहुत टफ हो गए ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। घर वाले को हाँ थोड़ा सा रिलेटिव लोग को दिक्कत होता है, ये इस सेंस में कि अभी जैसे कि मेरा ये 17th ईयर सर्विस हो रहा है, 17वां साल चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके हम। बस नाम से खुश रहते हैं कि मेरे घर में IPS है, DIG है, लेकिन चूँकि कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। उसके बाद आपकी पोस्टिंग पुलवामा में हुई, क्योंकि मैं भी पुलवामा ज़िले से वाबस्ता हूँ और काफ़ी लोगों से हमने बात की आपके बारे में। अभी तक पुलवामा के लोग आपको नहीं भूल पाए हैं। वो टाइम आपका कैसा रहा पुलवामा में? अच्छा टाइम रहा। पुलवामा में जब थे हम 2001 में SP ऑपरेशन थे, तो SOG के नाम से लोग डरते थे। बिल्कुल। एक लगता है कि अनटचेबल टाइप का चीज़ है, लेकिन उस टाइम में भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन भी खूब करते थे और लोगों का जो मसाइल था उसको सॉल्व करते थे और डीप में जाते थे माइक्रो लेवल पर, कि कहीं हमारे पुलिस वाले, SOG वाले, आर्मी लोगों को खामखा के तंग नहीं करे। बिल्कुल। और उस टाइम में कंप्लेन SOG के खिलाफ आता था कि जो SOG वाले हो एक्सटॉर्शन करते हैं, तो ये करते होते, तो उसमें बहुत सारे कंप्लेन गलत हुआ करता था और कुछ सही भी होते थे। जो सही होता था उसको तफ्तीश करके हम लोग अपने मुलाजिम को करेक्टिव मेजर लेते थे, पनिश भी करते थे। इससे अवाम में एक अच्छा मैसेज आता था और लोग हम लोग के प्रति एक अच्छे ओरिएंटेशन से आते थे और अपनी बात बताते थे। इस वक्त 17 साल से आप कश्मीर में हैं। 15 साल से। तो एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम क्या लगता है आपको, कश्मीर पहले कैसा था? एज ऑफिसर आपने काफ़ी टाइम और हर ज़िले में आपने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए हैं आपने, तो क्या लगता है उस टाइम में कैसा माहौल था? क्या आज का यूथ हमारे कश्मीर में कुछ बदलाव आ रहा है? आपके नज़रिए से क्या लगता है आपको? बदलाव तो काफ़ी हुआ है, दोनों लेवल पर हुआ है। मिलिटेंसी बहुत कम हुई है और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। जैसे कि हम लोग 98-99 में कहीं जाते थे तो रोड टूटा हुआ होता था, तो जाना मुश्किल था, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी। अब देखेंगे हर जगह रोड है, मेटल रोड है, कहीं भी मोबिलिटी बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, हम लोग छोटे जगह छोटे मसाले को देखने से खुद चले जाते हैं हम लोग, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक आप यूथ की बात किए, यूथ 15 साल में एजुकेशन काफ़ी मिला है। एक ज़माना था यहाँ का यूथ बंदूक प्रेफर करता था, गन प्रेफर करता था, लेकिन रेवोल्यूशन का ज़माना है कि जब से यहाँ पे इंटरनेट चालू हुआ है, लोगों के हाथ में मोबाइल को थमा दिया गया है। उस ज़माने में PSA लगता था बंदूक उठाने से या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी करने से, तो आज PSA लगता है फेसबुक पर कोई उस तरह के स्टेटस अपडेट करता है या उस तरह के काम करता है। रेवोल्यूशन आ गया, लोग बंदूक को प्रेफर नहीं करते हैं, आजकल लोग इंटरनेट को प्रेफर करते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, दो बात है। उस टाइम भी एक्चुअली हम लोग जल्दी जनरलाइज करते हैं। उस टाइम भी बहुत कम यूथ बंदूक उठाते थे, लेकिन ऐसा एक माहौल था कि लोग जनरलाइज करते थे कि होल सोसाइटी को बदनाम करते थे। ऐसा नहीं था। उस टाइम भी अच्छे लोग बहुत थे, हाँ कुछ % लोग गलत काम में इन्वॉल्व थे, मिसगाइडेड थे, चाहे ऐसा माहौल था ऐसा। और अभी काफ़ी सुधार हुआ है, लोगों में एजुकेशन आया है, यूथ अभी अपना करियर चाहता है, अच्छा करियर अच्छा करें, एजुकेशन अच्छा मिले, उसका सर्विस उसको हो। इसके चलते लोग में थोड़ा सा एंगर भी ज़्यादा है। यूथ में आप देखेंगे कि पिछले 15 साल में क्या हुआ है कि हमारे सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म जो पहला था फैमिली और दूसरा था स्कूल कॉलेज, ये दो इंस्टीट्यूशन जो संस्था है ये कमज़ोर हुई है। घर वाले बच्चों पर, खास यूथ पर उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जॉइंट फैमिली अब टूट गया है, न्यूक्लियर फैमिली आ गया है, तो पेरेंट्स को भी इतना कम टाइम मिलता है बच्चों के लिए। बिल्कुल। दूसरा स्कूल कॉलेज में आजकल टीचर किसी बच्चों को गलत करने पर थप्पड़ भी मारता है, डांटता भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो कंट्रोल दो जो ऐसा इंस्टीट्यूशन था प्राइमरी सोशल कंट्रोल का ख़त्म हो गया। टोटल जो कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो है लोकल पुलिस जो है, जेके पुलिस। राइट। तो दोनों इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर पा रही है, तो पूरा काम पड़ता है पुलिस पर आ जाता है कंट्रोल करने के लिए। यूथ को भी समझना चाहिए कि पुलिस सोसाइटी का एक मैकेनिज्म है कंट्रोल करने के लिए। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हमको जो गलत काम बच्चे करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। सोसाइटी ने ये पावर दिया है रोकने के लिए, इसलिए रोकती है। इसलिए देखेंगे यूथ में पुलिस में कन्फ्रंटेशन होता है और लगता है कि एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल। बात है कि फेसबुक की बात की तो फेसबुक का कभी कभी इसलिए एक्शन लेना पड़ता है कि एक छोटी से आप कोई पोस्ट करते हैं जिससे कि कोई र्यूमर फैल जाए, गलत न्यूज आ जाए, सोसाइटी में एक अनरेस्ट आ जाए, कन्फ्लिक्ट पथराव हो जाए,
फिर फायरिंग करना पड़े, चाहे टेरर मुश्किल करना, आप देखते हैं कि एक अनरेस्ट माहौल हो जाता है। इसके चलते प्रिवेंटिव मेथड के रूप में अपना जाता है, लेकिन बहुत कम होता है ये। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फेसबुक का सवाल है, क्योंकि पूरे कश्मीर में मैक्सिमम 90% लोग इस वक्त फेसबुक यूज़ करते हैं, क्या कहना चाहें उनके लिए कौन सी सज़ा आपने मुकर्रर रखी है कि जो फेसबुक पर गलत न्यूज़ें अपलोड करते हैं, जो फेसबुक को गलत तरीके से यूज़ करते हैं? तो यूथ तक इस बात को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो बड़े ही गलत तरीके से फेसबुक को यूज़ करता है, क्योंकि रेवोल्यूशन का ज़माना है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक चलाना है, लोग चलाएंगे, रुकने वाला तो ये सिस्टम है नहीं। खासतौर पर कश्मीर की बात करेंगे तो कौन सी सज़ा आपने मुकर्रर रखी है जो कि गलत तरीके से एक मैसेज आएगी यूथ तक? और देखिए, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका दोनों फ़ायदा है। अगर नेगेटिव रूप में यूज करेंगे तो सोसाइटी को एज ए मास लॉस होता है, अगर इसको पॉजिटिव यूज करते हैं तो फ़ायदा है। जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक पर बच्चे क्यों नहीं इंटरेक्शन करें, पढ़ाई के बारे में पूछे, कोई क्वेश्चन डाले, दूसरा को इसका आंसर देगा, इसका फ़ायदा हो गया। सोसाइटी में देखिए कि कितना है अभी अल्कोहल का, ड्रग्स का, नारकोटिक्स यूज हो रहा है, इसके अगेंस्ट फेसबुक वो लोग पोस्ट करें, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आप देखें कि यूथ में खास के जो हमारी बहनें हैं बिल्कुल काफ़ी सुसाइड कर रही है। आप देखेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 और 30 एज ग्रुप के बीच में लड़कियां काफ़ी सुसाइड कर रही है। बिल्कुल। इसके खिलाफ लोग मुहिम क्यों चलाते हैं फेसबुक पर? लड़की देखेंगे आप, 10th का लड़का है, रोड पर चल रहा है, सिगरेट पी रहा है, इसके खिलाफ क्यों ना लोग फेसबुक लाते हैं? बिल्कुल। तो सोशल इविल है, इसके खिलाफ फेसबुक यूज करना चाहिए, एजुकेशन के लिए करना चाहिए, ना कि सोसाइटी में एक र्यूमर फैलाने के लिए, अनरेस्ट लाने के लिए यूज करना चाहिए। बिल्कुल। जो बच्चे ऐसे करते हैं, तो अगर वो माइनर है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, घर वाले बुला के समझाते हैं। बिल्कुल। अगर मेजर है तो उसके IT एक्ट के तहत उसमें पनिशमेंट है, FIR लॉज होता है। मतलब जो फेसबुक को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेगा, गलत तरीके से यूज़ करेगा, उसके लिए सज़ा मुकर्रर की गई है, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और बात आती है यहाँ पे नारकोटिक की, यहाँ पे ड्रग्स का साउथ कश्मीर में बड़ी मकदार में लोग इस्तेमाल करते हैं। पुलिस क्या कर रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? लास्ट ईयर पूरे साउथ कश्मीर में 175 केस रजिस्टर हुआ है। इस साल भी काफ़ी रजिस्टर हो रहा है, काफ़ी लोग अरेस्ट में, बेल आउट हुआ है, कितने चलान भी परसेंटेज काफ़ी है, फिर भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी मुहिम चलाए, जैसे कि जो प्रोडक्शन एरिया जो होता है, बिजबहरा, संगम, अरवनी, पंचगाम बेल्ट जो है, इसमें एक्साइज के इवेंटली डिस्ट्रॉय भी किया जाता है एलिमेंट्री। उसके बाद फिर भी कोई करता है तो उसको हम लोग पकड़ के रजिस्टर करते हैं, रिकवरी भी काफ़ी हुई है नारकोटिक्स की। लेकिन ये सब सिर्फ चीज़ जो है, सोशल इविल जो है, ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं कर सकती है। सोसाइटी के बाकी जो एस्पेक्ट है, NGO है, सिविल सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ये सोशल इविल है, इसको जल्दी जितना ख़त्म किया जाए इतना चाहिए, क्योंकि इससे यूथ बर्बाद होता है। बिल्कुल। यूथ बर्बाद हो गया तो सोसाइटी का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। मतलब इसमें आम लोग का रोल बनता है। नाजरीन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि अगर हमें ये सोशल एविल्स जो है इनको ख़त्म करना है, हमारे समाज में जो बुराइयां हो रही हैं इसको ख़त्म करनी है, सबसे पहले रोल हमारा बनता है। इंसान को शर्म अपने आप से होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप से शर्म नहीं होगी, अपने आप में इंसान झांक कर नहीं देखेगा, तब तक इस कौम की मतलब हालत नहीं सुधरेगी, जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेगा। अगर पुलवामा की बात की जाए या साउथ कश्मीर की पूरी बात की जाए, दूसरा यहाँ पे मसला ये भी है कि काफ़ी मिकदार में चोरियों की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है। लोग बाहर से गाड़ियाँ लाते हैं या यहाँ पे भी गाड़ियाँ बहुत सारी चोरी होती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये बात फैक्ट है, इसमें काफ़ी पुलिस ने पकड़ी है, अरेस्ट किया है, गाड़ी चोर को भी अरेस्ट किया है, गाड़ी भी सीज हुआ है। बिल्कुल। और जो उसके मालिक उसको पहुंचाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी गाड़ी है जो पुलिस के पास अभी जब्त किया गया, उसको हम लोग NCRB को भेजते हैं और नंबर चेक करने में टाइम लगता है। राइट। तो यहाँ पे नाजरीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वक्फे के बाद जल्दी हाजिर होंगे।
वक्फे के बाद फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं शायर शाद और मेरे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी हैं DIG साउथ कश्मीर विजय कुमार। विजय जी, साउथ कश्मीर की बात फिर से करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर रुझान बढ़ गया है, यूथ मिलिटेंसी की तरफ थोड़ा बहुत राग़िब हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक दो एग्जाम्पल को लेकर हम इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये फैक्ट है कि अभी हाल में पता चला है कि त्राल एरिया से 2 लड़के फेस इंडक्शन हुआ है HM में, एक शोपियान से हुआ, एक पुलवामा से। 4 कंफर्म है। 4 लड़के, उनके घर वाले को हम अप्रोच किए, बुलाए हम लोग, उनसे बात कर रहे हैं कि उसको फिर से मेन स्ट्रीम लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कोई ट्रेंड चला है कि लड़के फिर से गन पकड़ रहे हैं। अब 3-4 एग्जाम्पल या 5 मैक्सिमम ले को इसको जनरलाइज सोसाइटी को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं बच्चों से करूँगा, यूथ से करूँगा कि अनएम्प्लॉयड अगर कोई है तो उसका ये रास्ता नहीं कि गलत काम अपनाए, गलत काम करे। अगर कोई मिलिटेंट बन जाएगा, अनएम्प्लॉयड है तो कोई चोरी करना शुरू करेगा, स्मगलिंग करेगा, तो उनको पता होना चाहिए नेगेटिव एस्पेक्ट सोसाइटी का। इसमें उनको पनिशमेंट मिलेगा, घर वाले सफ़र करेंगे, खुद भी सफ़र होगा। तो बेस्ट है कि आप कोई क्रिएटिव काम में लगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक आदमी को गवर्नमेंट का भी जॉब मिले। अपना कुछ NGO खोल के, कुछ अपना बिजनेस करके भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और सोसाइटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ है करने के लिए। बाहर जाना चाहिए लोगों को। हम सिर्फ कश्मीर में, श्रीनगर में और साउथ कश्मीर में बैठ के नहीं सोच सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाना चाहिए। जो बच्चे बाहर गए उनको एक्सपोजर मिला है और देख रहे हैं कि कितना, मैंने कि काम करने के बहुत सारे तरीका है पूरा। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आप कॉल सेंटर में जाइए तो आपको 25-30,000 का जॉब मिल जाता है। कभी अगर सिंपल लड़का 12th भी है, थोड़ा सा इंग्लिश बोल सकता है, बिल्कुल, तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हैं जगह नौकरी मिल सकता है, उनको मिल सकता है। बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके देखना चाहिए। होटल मैनेजमेंट कर सकता है, तो बहुत सारे इस सेक्टर में काफ़ी जॉब मिल सकता है। और ये अच्छी बात है, कश्मीरी के लड़के देखने में स्मार्ट है, कलर भी फेयर है, अच्छा है। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर यूज करे, अपने लैंग्वेज कमांड कर दे, लैंग्वेज पर इंग्लिश से मिले, तो उसको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जहाँ उनको जॉब इजीली मिल सकता है। बाहर जाना चाहिए। और ये कोई बहाना नहीं है कि जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है तो हम गन उठा लें, क्योंकि गलत काम करने का रिजल्ट भी गलत ही होता है। आप देखेंगे कि जो मिलिटेंट मारे गए हैं इनकाउंटर वगैरह में, उनकी फैमिली को देखिए, बाद में कोई पूछ नहीं जाता है। जितने सेपरेटिस्ट हैं, इनके बच्चे देखिए सब अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं और अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अपने बच्चों को बना के रख रहा है, बचा के पढ़ा लिखा के, बचा के लीडर बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये गलत है। तो आम आदमी को उनसे बचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये सब सारे सिचुएशन देखकर मिलिटेंसी का ग्राफ डाउन हो रहा है, यूथ इसमें इन्वॉल्व कम हो रहे हैं बनिस्बत के पहले? मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत कम हो गया है। मिलिटेंस रिलेटेड इंसिडेंट भी कम हुआ है। अब है कि इक्का दुक्का खास के आप देखेंगे कि अगस्त मंथ में 3-4 इंसिडेंट हो गया है साउथ कश्मीर में, तो लोगों को लगता है कि एक रिवाइव हो गया, वायलेंस बढ़ गया। ऐसी बात नहीं है, ये कम हो जाएगा, अंडर कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा ये। आपको ये नहीं लगता है कि महकमा पुलिस की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सेमिनार्स इनकाद में लाने चाहिए हर ज़िले में, ताकि लोगों को, यहाँ के यूथ को राग़िब किया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि किस तरह की स्कीम्स है, या उनको अवेयर किया जाए? हाँ, फैक्ट है, पुलिस करती भी है। और चूँकि आप देख रहे हैं कि समर में क्या हो जाता है कि यात्रा शुरू होती है, VIP मूवमेंट काफ़ी हो जाता है, इसके चलते। और हमारे पास इसी टाइम में क्राइम डिस्पोजल का भी प्रेशर रहता है। महकमा पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास हर एक बंदे की नॉलेज होती है, सिस्टम डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, उस तरह के यूथ उसको, अगर वो एक मतलब यहाँ पे भी स्टोन पेल्टिंग होती है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है अगर महकमा पुलिस चाहे। बिल्कुल, क्योंकि इनको नज़र होती है, इनको मतलब ग्राफ होता है पूरी तरह से कौन पथराव कर रहा है, कौन इन्वॉल्व है। अगर इस तरह के सेमिनार्स इनकाद में लाए जाए और लोगों को राग़िब किया जाए और लोगों को समझाया जाए, ये भी एक रास्ता है। हाँ, ये रास्ता भी है और ये हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन यह है कि आप देखते हैं जैसा कि पुलिस ओवरलोडेड है, बहुत काम करना पड़ता है। आप देखें कल संडे था, कल 5-6 बड़े VIP मूवमेंट थे। बिल्कुल। तो उस संडे को भी पुलिस को टाइम मिलता है।
तो काफ़ी सारे काम है कि जितना करना चाहिए उतना हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। हम लोग करना फिर भी हम लोग कुछ करते बीच में करते रहते पूरा। बिल्कुल ये सब हम लोग कर पाएंगे विंटर में, बिल्कुल जब दरबार में हो जाएगा उस टाइम वीआईपी मूवमेंट कम हो जाएगा, बिल्कुल तो उस टाइम में एंटी मिलिट्री ऑपरेशन भी कम हो जाती है। तो उस टाइम हम लोग ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चों से कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे। कॉलेज जाएंगे, स्कूल बच्चे भी उस टाइम में मतलब कि स्कूल जाएंगे तो फ्री रहेंगे, स्कूल बंद कॉलेज बंद रहेगा। अभी तो लड़के भी पढ़ाई में है भी बिजी है, हम लोग भी काम में बिजी है भी, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बिल्कुल मतलब अगर देखें तो यूथ जो है इन्वॉल्व होता है, प्रोटेस्ट करता है और बाद में पथराव करता है और बहुत सारी किलिंग्स भी होती है बाद में। दोनों तरफ से लोग काफ़ी जोश में होते हैं। तो इससे होता है कि एट द एंड हमारी सोसाइटी का लॉस होता है। हमारा यहाँ का नौजवान है, उसको पीएसए लगता है और जितना भी उसने पढ़ाई की होती है एक ही झटके में उसका पूरा कैरियर। मैं आपको एक तो लोगों में भ्रांति है और कन्फ्यूजन है। मैं साउथ कश्मीर का बता रहा हूँ आपको। टच हुई 2012-2013 2 साल में नॉट ए सिंगल कोई किलिंग हुआ है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे एक और भी सवाल आता है। दूसरा बात है कि कोई यूथ एक्सेप्ट एक यूथ है पीएसए लगा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जो यूथ की 2010 में भी और 12 और 13 में भी पथराव में इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ 3 एफआईआर लॉन्च था। एक बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यूथ के खिलाफ पीएसए लगाया है। हाँ, कुछ जो इंस्टिगेटर है, ऑर्गेनाइजर है, उसमें एक काजी कुंड का इमाम साहब थे और शोपियान के 2 हवीत गिलानी ग्रुप के थे, उनको लगाया गया है। जो इंस्टिगेटर ऑर्गेनाइजर है यूथ को हम लोग पीएसए देखेंगे कि पूरे 2 साल में साउथ कश्मीर में सिर्फ एक यूथ को पीएसए लगा है। तो ये कहना है कि यूथ को पीएसए लगाया जा रहा है, गलत है। हाँ, अरेस्ट होता है, ऑनरेबल कोर्ट उसको बेल आउट करती है। उसमें अगर कोई माइनर बच्चे पकड़ा जाता है तो उसको घर वाले को बुला के हम हवाले करते हैं। बिल्कुल यही यहाँ पे और एक बात आती है। 2008-2010 में जितनी भी सिविल किलिंग्स हुई उस वक्त महकमा पुलिस ने बताया कि जल्दी उन लोगों को पुनिश किया जाएगा, लेकिन अब तक आपको लगता है कि उनको सज़ा मिली है? मैं 2008-10 की बात नहीं करूँगा, उस अंदर जेल तफ्तीश है, केस तफ्तीश चल रहा है। बिल्कुल हाँ, अभी तो उसका नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात इस रिसेंट 12 और 13 की बात करूँगा। तो इसमें तो 2008-10 में क्या था कि हमारी पुलिस भी इतना प्रोफेशनल नहीं थी। बिल्कुल उसके पहले एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। एकाएक 8, 9, 10 में पथराव शुरू हो गया और हमारे पास नॉन लेथल वेपन भी नहीं था, हमारे पास ट्रेनिंग की कमी थी। राइट। और आप देखेंगे जो 11 में काफ़ी ज्वाइंट ट्रेनिंग हुआ सीआरपीएफ पुलिस के साथ, जो एलो प्रॉब्लम को, लॉ प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। उसी का नतीजा है कि पोस्ट अफजल हैंगिंग में देखेंगे इतना प्रोटेस्ट हुआ है, फिर भी बहुत साउथ कश्मीर में तो 0 किलिंग हुआ है। नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में कुछ हुआ है, वो भी गलतियाँ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि 8, 9, 10 में हुआ था, क्योंकि हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग में सीखे हैं पूरा। बिल्कुल। तो यहाँ पे बात दरअसल यहीं पे आप पहुँचती है कि अगर इसी तरह के प्रोग्राम्स किए जाएं कि यूथ को पहले समझाया जाए, और मेरे ख्याल से लगता है कि कश्मीरी यूथ जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी समझदार है और बात को समझता भी है। और पुलिस को सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, बंदूक फायर इससे पहले अगर वो पहले या कलम चलाने से पहले अगर वो एक बार यूथ को अपनी तरफ रागिब करे, यूथ के साथ बात करे और सोसाइटी में जाकर हमारे मौलवी साहब हैं उनके साथ बात करे और जो इनके वालिद साहब हैं इन लड़कों के उनके साथ बात करे, तो लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी में जो यूथ है, उनका कैरियर ज़ाया नहीं होगा। मैं एक आपको बताना चाहिए सिंपल, हम लोग स्टूडेंट देखें होता है क्या, कहीं प्रोटेस्ट कहीं हो रहा है तो उसमें 95% जो लोग इनोसेंट होते हैं, फैक्ट है। हाँ, बिल्कुल राइट। नॉन वायलेंस होता है। 5% जो होता है वो आगे लीड करता है और एक्शन करके, पथराव करके, वायलेंस करके भाग जाता है वहाँ से। फिर जो सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस एक्शन करती है तो बेचारे जो सेकेंड लेयर में जो नीचे उसके पीछे होते हैं इनोसेंट, उसको झेलना पड़ता है, फैक्ट है। जो बदमाश होता है गलत करके भाग जाता है पूरा। बिल्कुल। तो उससे हम लोग सीखे हैं, वो देखे जो मेन इंस्टिगेटर था, जो लीड कर रहा है, वहाँ से फरार होता है, तो उसको हम बाद में उन्हीं लोग को पकड़ते हैं। बिल्कुल सर, एक बात है, मैं आप तक पहुंचा, आपके साथ बात हो रही है इस वक्त, आम लोग मतलब आप तक पहुंचना मुश्किल है, नहीं आ सकते हैं, तो मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से आप तक इस बात को पहुंचाना चाहूँगा। उन लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं जो जिनका कोई किसी जगह इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, जस्ट किसी की मैसेज पर उनको एफआईआर लॉन्च हो गए या अभी भी आगे भी इस तरह के केस होने वाले हैं, तो प्रॉपर गाइड की जरूरत नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंटरफेयर करूँगा कि 2013 में जितना भी एफआईआर लॉन्च हुआ है उसमें हम लोग टेक्निकल एविडेंस लेते हैं, उसमें जो खास के वीडियो क्लिपिंग के फोटो खींचते हैं
उसमें जो बच्चे रियल में पथराव कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, उसी को अरेस्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं कि कोई फ़ोन कर दिया, शिकायत कर दिया, एफ आई आर। अब हम लोग किसी की शिकायत करने में एफ आई आर लॉन्च नहीं करते हैं जब तक हमारे पास डिजिटल एविडेंस नहीं हो, तब तक उसके एफ आई आर लॉन्च नहीं करते, उसके खिलाफ करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो मतलब उम्मीद रखेंगे कि आगे से इस तरह नहीं होगा कि इनोसेंट जो लोग हैं वो मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वही लोग होंगे जो इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल। बात दूसरी तरह यहाँ पे भी आप पहुँचती है, महकमा पुलिस है। अभी बहुत सारी आपने देखा साउथ कश्मीर में किलिंग्स हो रही हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वगैरह है, इनको अचानक से कोई मार देता है। वो किसी जगह तैनात होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं, ड्यूटी निभाते होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, उनको पता तो होता है। देखिए, पुलिस हो चाहे CRP है, उसके लिए कैसे काम करना चाहिए, कैसे मूवमेंट करना चाहिए, SOP फिक्स है, उसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है। फिर भी हमारे जो लड़के गलती करते हैं, जैसे आप देखें अरबनी में इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल, उसको ग्रुप में रहना चाहिए, लेकिन ग्रुप से हट के अलग जाके पेट्रोल में जाके दुकान में जाके गन रख के अकेले खाना खा रहे हैं। उसको पता है कोई एरिया मूवमेंट है, मिलिटेंट भी कभी कभी आता है, तो ग्रुप से उसको नहीं हटना चाहिए। या जाता है, अगर जाना ही था तो 2 लड़का को जाना चाहिए, अलर्ट होकर जाना चाहिए। जो कैजुअल होके गया तो उस पर अटैक हो गया। तो हम लोग वही कर सकते हैं, उसको जो सुपरवाइजर ऑफिसर है उसके हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, ब्रीफिंग किया गया है कि क्या करना चाहिए, डू डोंट लिख के दिया गया है। बिल्कुल। तो उन लोगों को हम लोग लाइन में चाहे SOG कैंप में, थाने में, उनको बताया जाता है फ्रीक्वेंटली कि वो अपने SOP को नहीं तोड़े। यहाँ पे और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि मैंने अपने इलाके में या पुलवामा में मैंने अपने बहुत सारे नौजवान भाइयों के साथ बात की, तो उन्होंने बताया कि हर ज़िले में हर जगह पुलिस की भर्ती हुई, लेकिन ख़ास हमारा जो ज़िला है पुलवामा है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। कई बार मैंने देखा कि लोग नौजवान कतारों में पुलिस लाइन्स के बाहर खड़े थे, लेकिन अब तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया। देखिए, उसमें जो स्पेशल रिक्रूटमेंट भर्ती है उसका ये मकसद यही था कि जिस एरिया में पुलिस का रिप्रेजेंटेशन कम हो, है ना, वहाँ लेना चाहिए। जिसमें कि आप देखिए कि मेरे टाइम में 2 जगह भर्ती हुआ, बच्ची में हुआ, शोपियान हुआ। इस दोनों सेक्टर में पुलिस का जो परसेंटेज बहुत विलो था, इसलिए दिया गया। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट अवंतीपुर एरिया में पुलिस का रिप्रेजेंटेशन एवरेज ठीक है। बिल्कुल। तो फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर स्पेशल भर्ती का चांस बात नहीं है, लेकिन रूटीन में भर्तियाँ होती है तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट या पुलवामा भी होगी। लेकिन जो स्पेशल ड्राइव है सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ की पुलिस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो। बिल्कुल। इससे पहले मैंने आप तक एक बात को पहुंचाया था कि पुलिस महकमा के जो अफसर्स किसी जगह पे चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, तो मुझे याद है आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। एक बार मैंने पुलवामा से आपको एक फ़ोटोग्राफ टैग किया था, तो वहाँ पे एक पुलिस का जवान था, उन्होंने एक बंदे के पास लाइसेंस नहीं थी, तो उन्होंने उस बंदे को नीचे उतारा था और उसको वहाँ पे मुर्गा बनाया था। तो आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था और हमने वो न्यूज़ भी एक उस वक्त पब्लिश की थी कि मतलब आपने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपके साथ बात करते हैं, पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, जब भी बात करते हैं आप बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और अच्छी तरह से हर एक के साथ बात करते हैं। तो उस तरह आप क्या कहना चाहते हैं उस बात को लेकर कि महकमा पुलिस के जवान ही तैनात होते हैं और बीच सड़क पे अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं हो, कागज़ नहीं हो, तो वो वहाँ पे पुनिश भी उनको करते हैं। तो उस तरह से हमारा जो है सोसाइटी का एटमॉस्फेयर मतलब एक साथ चेंज हो जाता है जी। तो लोग यही गुस्सा फिर दिमाग में होता है और बाद में प्रोटेस्ट करने निकलते हैं। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ भी इस टाइप हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं, फिर भी कोई पुलिस वाले गलती करता है तो आप लोग काइंडली पुलिस को, सीनियर अफसर को, SP है, DIG है, बताना चाहिए। पहला काम है कि पुलिस का काम नहीं है जो नाका पर चेकिंग करता है कि लाइसेंस चेक करे, गाड़ी का पेपर चेक करे। उसका काम है कि गाड़ी में कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, मिलिटेंट नहीं जा रहा है, राइट। आई कार्ड से भी क्या चेक करना है, उसको फिजिकली उसको चेक कर ले कि कोई उसका ग्रेनेड नहीं है, बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, डिक्की खोल के देख सकता है। लेकिन गाड़ी का डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, लाइसेंस, ये पुलिस का काम नहीं है। बिल्कुल। हम लोग अपने लड़कों को ब्रीफ फिर भी करेंगे। फिर भी कहीं गलती करता है तो काइंडली आप लोग हमारे नॉलेज में लाएँ। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर क्या आप हमारे सोसाइटी को, हमारे जो नौजवान यूथ है, उनके लिए अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, खास के माँ बाप का बात माने। दूसरा है कि पढ़ा होता है स्कूल कॉलेज, वहाँ टीचर का बात माने।
और खूब मन से, आप पढ़ने के लिए आपका काम है तो खूब मन से पढ़ाई करें और एक अच्छा सिटीजन बने देश का। और एक एक आदमी अच्छे काम करेंगे तो देश का, नेशन अपने आगे बढ़ जाएगा। वेस्टर्न कंट्री, हमारे कंट्री में यही डिफरेंस है कि हम लोग सोचते हैं कि अपना कर्म नहीं करते हैं, अपना ड्यूटी नहीं करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं कि ये हो जाए। एक एक आदमी एक सही काम करे तो सोसाइटी और कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। तो नाज़रीन, फिर एक बार आप तक इस बात को पहुंचाएं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं शायर इरशाद। मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे DIG साउथ कश्मीर विजय कुमार जी, जो 97 के IPS ऑफिसर हैं और पहली पोस्टिंग उनकी कश्मीर में हुई है। विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वॉइस TV। खुदा हाफिज़।